we are going to study the first chapter of history and the chapter name is historiography। और इसमें हम पढ़ने वाले कि हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है बेसिकली। तो इसमें फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसा होता है और इसमें कैसे हिस्ट्री को लिखा जाता है और नोटेबल स्कॉलर्स कौन है, हिस्ट्री को इतना डेवलप कौन किया, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री जो है हिस्टोरिकल रिसर्च और राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट में इवेंट्स कैसे हुए इसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के रिसर्च में बहुत सारे डिटेल्स लेते हैं, हम अलग अलग डिटेल्स लेते हैं फ्रॉम पेपर्स एंड फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम डिफरेंट पीपल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे जगह से डिटेल लेके हम हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच नॉलेज इज गेन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। डायरेक्टली मतलब वहां पर लोग देखे थे उसको उनको पूछते हैं, और इनडायरेक्टली मीन्स वहां के उस वक्त के बुक्स पढ़ के, उस वक्त के कुछ कंटेंट पढ़ के उस तरह से नॉलेज लेते हैं। एंड द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, जनरली नेचुरल साइंस जो जनरली साइंस या बायोलॉजी या फिजिक्स में अगर देखते हैं तो हम एक्चुअली उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो इंपेरिकल मेथड है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करके हम वो नॉलेज को ट्रू या नहीं समझते। बट दिस मेथड अलाउज, बट हिस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या होता है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो वो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड नहीं है, वो कभी भी ट्रू है, लेकिन हम हिस्ट्री में जाके नहीं देख सकते कि वो ट्रू या नहीं है। दीज लॉस कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली, बट हिस्टोरिकल नहीं है ऐसे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है? सबसे पहले इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। को एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम वो टाइम में नहीं जा सकते। वो इवेंट जब हुआ है, से अगर हम बात करते हैं कि 18वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर थे, तो हम लोग जाके देख नहीं सकते कि मुगल एम्पायर था या नहीं। तो इस तरह से हिस्ट्री का रिसर्च कुछ और तरीके से होता है। एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलाइज लॉस दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो कोई लॉस या कोई इक्वेशंस हम बना नहीं सकते कि वो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चेंज होते रहेगा। And we need experts who know the language and script of historical document in order to read and understand its meaning। तो हिस्ट्रिकल का रिसर्च दूसरे तरीके से होता है, क्योंकि हिस्ट्री का जो डेटा है वो हम समझ नहीं सकते। द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन, तो हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं और ऑथेंटिसिटी देते हैं, वो सही या नहीं प्रूव करते। वो कैसे प्रूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लर्निंग स्टाइल, और ऑथर्स का राइटिंग स्टाइल कैसा था और वो कौन से पेपर पे बनाया और स्टैम्प्स कौन से है, अथॉरिटी कौन सा स्टैम्प्स दिया है और वो कभी लिखे थे, ये सारे डिटेल्स हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए करते हैं। एंड द डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो वो उस टाइम पे कुछ रेफरेंस लेते हैं और वो रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरह से वी यूज वेरियस मेथड्स टू फाइंड हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च किस में काम आता है? मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च ये सारे लोग करते हैं। आर्कियोलॉजी जो फॉसिल का स्टडी करते हैं, एंड आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जो स्क्रिप्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, एपिग्राफी जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर काम करते हैं, एंड ये लोग लेटर के स्टाइल्स, लिंग्विस्टिक्स कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ओके क्योंकि लैंग्वेज भी चेंज होते आ रहे हैं। इफ यू सी द हिंदी और इंग्लिश दैट प्रीवियस पीपल यूज टू यूज एंड नाउ दैट वी आर यूजिंग, सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस तरह से वो लैंग्वेज को देखते हैं और अलग अलग कॉइन्स को स्टडी करते हैं। तो ये सब स्टडी करते करते वो हिस्ट्री के रिसर्च लिखते हैं और हिस्ट्री के पेपर्स लिखते हैं। एंड व्हाट इज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्टोरिकल नरेटिव इनवॉल्व्स। तो हिस्टोरिकल नरेटिव में वो क्या लिखते हैं? बेसिकली दे एग्जामिन रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो उस वक्त हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उसके बारे में सबसे पहले वो रिसर्च करते हैं, और जब ये रिसर्च करते तो दे आर वेरी श्योर कि उस वक्त के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिसर्च करते हैं। सेकेंड थिंग, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दे हाईलाइट द मेन पॉइंट्स दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ उसके ऊपर वो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो वो टाइम एंड स्पेस के अलावा वो इवेंट्स कैसे हुए और उसको कंसेप्चुअल बनाते हैं, एंड फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो रेलेवेंट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस बना के उसके ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं, एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इस तरह से हुआ होगा करके,
एंड क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी अवेलेबल सोर्सेस है उस सोर्सेस को एग्जामिन करते हैं। सो व्हाट इज हिस्टोग्राफी? बेसिकली द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स। जो भी हिस्टोरिकल नरेटिव्स के बारे में लिखते हैं इसको हिस्टोग्राफी बोलते हैं। ग्राफी मतलब लिखना और हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के बारे में लिखना। तो हिस्टोग्राफी इन सिंपल वर्ड्स इट इज द नरेटिव, नरेटिव मतलब लिखना, तो इट इज अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री। और जो स्कॉलर लिखते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। द इंक्लूजन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। तो कौन सी चीजों को रखना है और कौन सी चीज को निकालना है और कैसे इंटरप्रेट करना है ये हिस्टोरियन के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरियन ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम, और वो कौन से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो कौन से कंसेप्ट्स को दिमाग में रख के लिखने वाले वो उनके राइटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। और जो भी हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वो हिस्टोरियन के बेसिस पे ही लिखा हुआ रहता है। लाइक एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि sometimes we know about the king on one side but the other side we don't know because the historian may not be writing the other side. So ancient people felt the need to pass on the stories of the life and value to the ancient to their ancestors to the next generation. तो उन्होंने सोचा अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन करना है, तो उन्होंने कुछ पीपल को असाइन किया टू राइट देयर हिस्ट्री। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स। लाइक उन्होंने कुछ लोग केव पेंटिंग्स यूज किए थे। Okay, if you go to Ajanta Ellora, you see a lot of paintings, so that they wanted to tell the stories to people, and they used to sing songs, they used to sing ballads. इस तरह से ancient communities अपने next generation को history को बताने के लिए they have started these things like cave paintings and storytellings and singing songs. They have used different methods, and these traditional means are looked upon as a source of history. तो आज हम लोग इसको source of history माना जाता है। बहुत बार पेंटिंग्स को देखकर, उस सॉन्ग्स को देखकर हम उस जमाने में कैसा हो रहा था वो हम स्टडी कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? तो आज मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या क्या स्टडी करते हैं? मेनली दे गो विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमेशा ट्रूथ रहना चाहिए। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस बनाते एंड दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्हिच मींस बेस्ड ऑन द ह्यूमन सोसाइटीज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। It means these questions are about the deeds of the members of ancient human society. उस वक्त लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, और ये ह्यूमन सोसाइटीज के बेस पे क्वेश्चन रहता था। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस। तो एक पर्टिकुलर एविडेंस के बेसिस पर उसको सपोर्ट किया जाता था। आंसर टू दिस क्वेश्चंस वर सपोर्टेड बाय सम एविडेंसेस एंड दैट वर रिलायबल एविडेंसेस। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। तो हिस्ट्री के अंदर आपको कभी ये डिवाइन और ह्यूमन डीड्स के बारे में इंटररिलेशन नहीं दिखेगा। इट इज ओनली अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड हिस्ट्री प्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और ये कैसे चेंजेस हो रहा है ये सब के बारे में हिस्ट्री बताता है। एंड मॉडर्न हिस्टोग्राफी हैज इट्स रूट्स इन द ग्रीक से स्टार्ट हुआ था एंड बिफोर क्राइस्ट दे यूज्ड टू स्टार्टेड पब्लिशिंग द बुक्स। तो इस तरह से हिस्ट्री के रिसर्च बहुत दिन से चालू है। Until the 18th century, Europe had achieved remarkable progress in the field of philosophy and science. 18th century तक philosophy में और science में बहुत development हुआ था, especially in European countries. And scholars by then had come to believe in the possibility of studying social and historical truth by applying scientific methods. तो वहाँ पर जितने भी scholars थे 18th century तक उन्होंने different scientific tools use करके they started studying about the history. And the philosophical discussions focus more on the objectivity of history and historiography. तो जितने भी philosophers थे, they started looking with the objectivity of how to pass this information to the next generation. तो history और historiography के बेस पर वो लोग स्टडी किए। And prior to 18th century, all the European universities were interested only in the philosophical discourses. तो philosophical discourses को ही हम ध्यान देते थे, like Aristotle, Plato, like people, ये सब philosophers थे, revolving around the divine phenomena. But however, this scenario gradually began to change. तो धीरे धीरे वो change हो गया. And from 1737, the Göttingen University was founded in Germany, and this university for the first time has an independent department of history. उन्होंने एक नए department उन्होंने start किया था, which was Department of History, and later on other German universities also became the center of historical studies.
तो इस तरह से फर्स्ट टाइम इट वाज ओनली द गोटिंगन यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने एक अपना स्पेशल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था अबाउट द हिस्ट्री, सो दैट वी कैन गेट द रेलिवेंट डेटा ऑफ हिस्ट्री एंड देन वी कैन ट्रांसफर दिस टू द नेक्स्ट जनरेशंस करके उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में बहुत सारे अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज भी स्टार्ट किए थे। सो फर्स्ट स्कॉलर था विच वाज मिस्टर रीन डिस्कार्टिस। ही वाज द फोरमोस्ट अमंग द स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड वेरीफाइंग द रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने पहला स्कॉलर है, उन्होंने बोला कि पहले हमें वेरीफाई करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है करके नहीं बोला था। और इन हिज बुक विच वाज डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो कौन से मेथड को कैसे अप्लाई करना है करके इन्होंने एक बुक लिखा था। वन ऑफ द रूल्स विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स और डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। जब तक डाउट सारे निकल नहीं जाते तब तक उसको हिस्ट्री माना नहीं जाएगा करके उन्होंने पहला एक रूल बनाया, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। सारे डाउट्स निकलने तक हमें कोई किसी भी बात को ट्रूथ करके एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं आज, जो भी स्ट्रगल, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हो या फिर यूरोपियंस के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, तो जितने भी डाउट्स है वो निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। तो बिकॉज रीन डिस्कार्टिस ने जो बताया था, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तो देन वोल्टेयर आया। वोल्टेयर ही वाज अ फ्रेंच। तो इन्होंने, इनका ओरिजिनल नाम था फ्रैंकिस मैरी ओरिट। तो ही ओपाइन that along with the objective of truth and chronological historical events, एक chronological events में हम लोग को लिखना है date by date, year by year, the consideration of social traditions, trade, economy and agriculture etc. और हमें उस वक्त की social traditions को ध्यान में रखना है, trade और economy और agriculture को ध्यान में रखना है। ट्रेड उस वक्त कैसा होता था, इकोनॉमी कैसे चलता था, एग्रीकल्चर कैसे होता था, ये सब को दिमाग में रख के हमें हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। इन्होंने बताया था, इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। तो इन्होंने हिस्ट्री को लिखने के लिए एक मेथड बताया। हिस्ट्री को लिखना है तो हमें ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट में लिखना है, जैसे कि ट्रेडिशंस कौन से फॉलो करते थे, ट्रेड क्या करते थे, बिजनेस क्या कैसे करते थे, उनको इकोनॉमी कैसे होता था और एग्रीकल्चर कैसे होता था, ये सब के बारे में हमें लिखना है करके उन्होंने एक पॉइंट स्टार्ट किया था। द अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स शुड कम इन द हिस्ट्री। Thus it is said that Voltaire is a founder of modern historiography. इसके लिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कहते हैं। And there was another person who is George Vellem. He was a philosopher. He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. एक लॉजिकल मैनर में लिखना है करके उन्होंने बताया। और अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे आप एक टाइमलाइन के इवेंट्स देखोगे, पहले ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू यूज ए काइंड ऑफ रेडियो होता था, फिर रेडियो के बाद में एक एफएम करके आ गया, एंड देन वी हैव गॉट टेलीविजन, एंड देन टेलीविजन जाके एक स्मार्ट टीवी आ गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस। सो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको दिखेंगे। सो ही आल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंसेस वुड कम फोर्थ। तो उन्होंने बताया था कि दीज एविडेंसेस विल आल्सो चेंज एज न्यू एविडेंसेस वुड कम फोर्थ। तो उन्होंने हिस्ट्री को लिखना कैसे और हिस्टोरिकल प्रोग्रेस में होना चाहिए करके बताया। ही आल्सो थॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंसेस वुड कम फोर्थ। तो बहुत स्कॉलर्स उन्होंने अपना अपना काम टाइम दिया और इन्होंने ये बताया कि वर नॉट लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। तो हिस्टोरिकल मेथड्स जो है साइंटिफिक मेथड्स के अलग होते करके उन्होंने बताया था। A collection of his lectures and articles are published in a book called Encyclopedia of Philosophical Sciences. तो इस बुक में उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया, एंड हिज बुक इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ हिस्ट्री। तो इनका बुक का नाम है रीजन्स ऑफ हिस्ट्री। तो इनके बुक में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन स्टडी इन दिस बुक। तो इन्होंने सबसे पहले ही ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंड। तो टू डायरेक्ट ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे एनी इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है उनके दो साइड्स होते हैं। मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस, तो पहले इवेंट के बारे में, एंड देन ये ट्रू और फॉल्स है या गुड और बैड है, ये दोनों साइड्स को हमें जानना है। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट्स। तो हमें व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज ट्रू, इस तरह से हमको दोनों ओपिनियंस, दोनों ऑपोजिट्स हमें स्टडी करना है। और दिस मेथड ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द ऑपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्ट्स। इसी को डायलेक्ट्स
डायलेक्टिक्स कहते हैं, which who studies on both the sides, understands the true nature of event without understanding the opposites. तो हमें दोनों sides देखना है. In this method the theory is proposed at the beginning which is called as thesis. तो इसको thesis कहते हैं. And then another theory is proposed which is contrary. तो उसके ऑपोजिट में जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीथेसिस. इस तरह से वो थेसिस और एंटीथेसिस के ऊपर काम किए. एंड फाइनली आफ्टर थरो लॉजिकल डिस्कशन होने के बाद जो न्यू थीसिस बनाते हैं एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज सिंथेसिस. तो दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग न्यू थेसिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस. इस तरह से उन्होंने तीन बताया, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस. सो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by this Leopold thoughts. Okay, Leopold इनके थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. उन्होंने एक नया मेथड स्टार्ट किया व्हिच इज टू थिंक इन अ क्रिटिकल वे. ही एम्फसाइज्ड द इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो हर चीज के डॉक्यूमेंट को देख के हमें एग्जामिन करना है बोले. ही स्टेटेड दैट ऑल द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद द ग्रेटेस्ट केयर, क्योंकि ये आगे जाकर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल करके उन्होंने बताया था. And he believed that this method it was possible to reach the historical truth. ये डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद ही हमें समझ में आएगा ये ट्रू है या फॉल्स है. He criticized the imaginative narration of history. तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया जिस तरह से लोग इमेजिन करके हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे. एंड कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स वाज देयर इन द बुक कॉल्ड द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. तो इन्होंने इमेजिनेटिव, कुछ लोग हिस्ट्री को लिखते इमेजिन करके, तो इसको इन्होंने कंप्लीटली अपोज किया है. और हमें हर डॉक्यूमेंट को हर तरीके से क्लियरली स्क्रूटिनाइज करना है बोले. एंड देन केम मिस्टर कार्ल मार्क्स. हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अबाउट द लिविंग पीपल. तो सिर्फ आइडियाज के बारे में नहीं, इट इज अबाउट लिविंग पीपल. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. तो कार्ल मार्क्स इज द ग्रेटेस्ट पर्सन. तो इन्होंने क्लियरली बताया कि ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखना है और इट इज अबाउट लिविंग पीपल करके उन्होंने बताया. एंड देन ही सेड अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. तो हम कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए. और सेकेंड थिंग, हमारा रिलेशनशिप जो है ये डिपेंड होता है ऑन द नीड्स. जब तक हमारे नीड्स फुलफिल नहीं होगा तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते और हमारे नीड्स फुलफिल करने. सेकंड थिंग, हम वो नीड्स फुलफिल करने के लिए कौन से चीजों को यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा हिस्ट्री बेस्ड होना चाहिए. द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेटा. अगर आप देखेंगे सोसाइटी में अलग अलग स्टेटास होते हैं, हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो इनके सबके एक्सेसिबिलिटी इक्वल नहीं होता है. तो दिस इनइक्वालिटी कॉजेज डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस कॉल्ड लीडिंग टू क्लासेस स्ट्रगल. तो इसमें लीडिंग क्लास होता है, एक स्ट्रगल क्लास होता है. इस तरह से इनइक्वालिटी क्रिएट होगा करके उन्होंने बताया. एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स द ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो इस तरह से हम स्ट्रगल हर सीजन में देखते हैं. इवन 18th century में नहीं था, इवन अभी भी ये चीजें है. आप देख सकते देयर इज डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी. सो द क्लास दैट ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. जिनके पास ज्यादा पैसा है वो दूसरे क्लासेस को एक्सप्लॉइट करते करके उन्होंने बताया. एंड उन्होंने अपने बुक में ये क्लियरली लिखा था कि ये किस तरह से वो इनको एक्सप्लॉइट करते इन द बुक कॉल्ड डास कैपिटल, द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसके बाद में देन दे केम विथ एनालिस स्कूल. सो एट द ऑनसेट ऑफ 20th century द न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अराउज फ्रॉम द फ्रांस एंड दिस वाज कॉल्ड एनालिस स्कूल. तो एनालिस ये फ्रेंच हिस्टोरियंस के नाम था और दिस गिव न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. तो इसके अंदर क्या है देखो, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट द हिस्ट्री is not only about the greatest leaders, is not about only the political events, is not about only the kings and diplomacy and wars and politics. सिर्फ हम हिस्ट्री में जब भी पढ़ते तो हम सिर्फ लीडर्स के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, किंग्स के बारे में और डिप्लोमेसी और वॉर्स के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं. बट इट इज नॉट अबाउट हिस्ट्री. इन्होंने कहा तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट, द लोकल पीपल, द एग्रीकल्चर, द ट्रेड, द टेक्नोलॉजी एंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द सोशल डिविजन्स एंड द कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. तो इन्होंने जब एनएल स्कूल आया तो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड जितने भी चीजें थे तो इन्होंने सब बताया. एंड देन कम्स हिज फेमिनिस्ट हिस्ट्री, restructuring of history with respect to women, because most of them were based on the only male and men
द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बीवेयर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इन्होंने फेमिनिज्म की बात की, एंड फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री। तो पहले मेल कैसे डोमिनेशन में रहता था और फीमेल्स को कैसे डिटैच करते थे सोसाइटी से, ये सारे जो है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में थे। एंड इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वुमेन लाइफ के अंदर वुमेन एम्प्लॉयमेंट क्या करते थे, वुमेन का रोल क्या था ट्रेड में, और वुमेन का एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा था, और वुमेन इनके फैमिली लाइफ कैसा था, एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, विमेन के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते थे। ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी स्टार्ट की। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 विमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो इसमें मेजर रोल इनका था। एंड द माइकल फैकॉल्ट, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century, फैकॉल्ट brought forth a new concept called as archaeology of knowledge। तो नॉलेज को भी डग करते हैं हम लोग, डिगिंग करते हैं और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है करके उन्होंने बताया। ही आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। ने बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना राइट नहीं है। एंड ही ड्रू अटेंशन ऑन द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट। तो इससे सिर्फ हमें ट्रांजिशन दिखते। देखो आपने एक चीज आइडेंटिफाई की, हर एक हिस्टोरियन अपने अपने कंसेप्ट के साथ आ रहा था। जैसे कोई वेमेन के लिए और कोई कार्ल मार्क्स जो है वो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन के बेसिस और डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी के ऊपर फोकस किया, और मिस्टर मैकल फौकॉल्ट जो है इन्होंने ये क्लियरली बताया कि हिस्ट्री जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में नहीं होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिर्फ हम ट्रांजिशन दिखाते कैसे गए, बट ही फेल्ट द एक्सप्लेनिंग ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट एंड ही कॉल्ड द मेथोडोलॉजी ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने ये ट्रांजिशन कैसे हुआ वो बताना है, ट्रांजिशन में क्या हुआ वो नहीं बताना है करके उन्होंने सोचा। एंड ही सब्जेक्टेड लॉट ऑफ अदर इश्यूज लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते थे, मेडिसिन कैसे होते थे, प्रिजन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ये सब के बारे में हमें रिसर्च हिस्ट्री में बनाना है करके बोले। कुछ अनटच्ड एलिमेंट्स थे, वो अनटच्ड एलिमेंट्स को भी इन्होंने टच किया। सो द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग। तो आज अगर देखा जाता तो आज भी हिस्टोग्राफी में हर चीज के ऊपर हम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के ऊपर कैसे हो रहे हैं, ड्रामा, आर्किटेक्चर में किस तरह से, म्यूजिक में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, टेलीविजन, लिटरेचर, फिल्म्स, स्कल्पचर्स, इस तरह से हम हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दैट टुडे इफ वी नो कि ये सारे चीजेस में चेंजेस आ रहा है, तो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज कम इनटू मोर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, कंसेप्ट्स पढ़े थे कि हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ाई किया जाता है और हिस्ट्री में अलग अलग पीपल का व्यू कैसा था। तो प्लीज गो विद दिस चैप्टर और टेक्स्ट बुक को थ्रू करिए। टेक्स्ट बुक के हर एक पॉइंट इसमें मेंशन किया गया एंड इट इज वेरी इजी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इस तरह से जो नोट्स आपको दिखेंगे प्लीज इस नोट्स को लिखो एंड स्टडी वेल। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल द चैप्टर्स इन द सेम वे। थैंक यू सो मच।